चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी सच्ची जासूसी कहानी की जो 10 साल तक दुनिया की नजरों के ठीक सामने चलती रही। ये कहानी है ऑपरेशन घोस्ट की। जरा सोचिए, आप न्यूयॉर्क की किसी आम सड़क पर हैं। लोग आ जा रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी में मग्न हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन क्या वाकई सब कुछ नॉर्मल है? असल में ये सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। वो कॉफी पीती हुई महिला, वो फोन पर बात करता हुआ बिजनेसमैन, यहाँ तक कि वो साथ में घूमता हुआ परिवार, ये सब के सब रूस की खुफिया एजेंसी एसवीआर के गुप्त जासूस हैं और ये एक बहुत बड़े खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो चलिए इसी अदृश्य दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये एक नए तरह का युद्ध है, एक ऐसी लड़ाई जो बंदूक और बम से नहीं बल्कि दिमाग पर कंट्रोल करने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए लड़ी जाती है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन घोस्ट, और इसका मकसद आज के राज चुराना नहीं था। नहीं, इसका मकसद था भविष्य को ही कंट्रोल करना। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, स्लीपर एजेंट। ये वो जासूस होते हैं जो सालों साल हमारे बीच रहते हैं, नौकरी करते हैं, दोस्त बनाते हैं और बस सही वक्त का इंतजार करते हैं। ये कल भी एक्टिव हो सकते हैं और 20 साल बाद भी। और यही एसवीआर की पूरी प्लानिंग थी। उन्हें सीआईए की आज की फाइलें नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए था अमेरिका का भविष्य। उनका टारगेट था उन लोगों के साथ रिश्ते बनाना जो कल के नेता, प्रोफेसर और थिंक टैंक के एक्सपर्ट्स बनेंगे, ताकि आने वाला कल उनके कंट्रोल में हो। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी साजिश का पता चला कैसे? तो ये कहानी शुरू होती है साल 2000 के आसपास, जब एफबीआई ने कुछ अजीब पैटर्न्स पर गौर करना शुरू किया। हुआ ये कि एफबीआई ने एक अजीब से पैटर्न पर गौर करना शुरू किया। कुछ लोग थे जो बिना किसी साफ वजह के बार बार रूस आ जा रहे थे। फिर पार्कों में उनकी छोटी छोटी गुप्त बैठकें होती थी। उनकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी आदतें भी बड़ी अजीब थीं, जैसे वो कभी भी पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल नहीं करते थे और अक्सर अपने फ़ोन की बैटरी निकाल देते थे, मानो जैसे वो ट्रैक होने से बचना चाह रहे हों। ये किसी आम इंसान का बर्ताव नहीं था, ये किसी जासूस या आतंकवादी का काम लगता था। और जब एफबीआई की ये रिपोर्ट सीआईए के पास पहुंची, तो यहीं से शुरू हुआ एक बहुत बड़ा काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन। एक ऐसा ऑपरेशन जो 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 10 साल तक चला। अब जरा सोचकर देखिए, सीआईए के पास इन जासूसों की पूरी लिस्ट थी, लेकिन उन्होंने उन्हें तुरंत गिरफ्तार नहीं किया। नहीं, उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया पूरे 10 साल तक। उन्होंने सिर्फ देखा, सीखा और उनके पूरे नेटवर्क को, उनकी एक एक हरकत को समझा। जासूसी की दुनिया में ये एक जबरदस्त धैर्य का काम था। और ये निगरानी कोई मामूली निगरानी नहीं थी। मतलब उनके घरों में छिपे हुए कैमरे थे, गाड़ियों में ट्रैकर्स लगे थे, यहाँ तक कि उनके घर का कचरा भी सीआईए के एजेंट ही उठाते थे, सिर्फ ये जानने के लिए कि आज घर में माहौल कैसा है, वो खुश हैं या तनाव में। हर छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। और धीरे धीरे सीआईए इस कहानी के सबसे अहम किरदार तक पहुंच गई, एना चैपमैन। और उसे पकड़ने के लिए एक बहुत ही शानदार जाल बिछाया गया। एना चैपमैन न्यूयॉर्क में एक बड़ी ग्लैमरस जिंदगी जी रही थी। वो एक रियल एस्टेट एजेंट थी, बड़ी बड़ी पार्टियों की मेजबानी करती थी और उसका असली मकसद था अमेरिका के पावरफुल और प्रभावशाली लोगों के करीब पहुंचना। एना की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वो सोवियत संघ में पैदा हुई थी और उसके पिता केजीबी से जुड़े थे, मतलब जासूसी तो खून में थी। यूनिवर्सिटी में ही उसे बाकायदा साइकोलॉजी और जासूसी की ट्रेनिंग दी गई। उसे पहले ब्रिटेन भेजा गया, जहां उसने एक ब्रिटिश नागरिक से सिर्फ पासपोर्ट हासिल करने के लिए शादी की और फिर तलाक ले लिया। इसके बाद वो एक नए कवर के साथ न्यूयॉर्क पहुंची, पूरी तरह से एक अमेरिकन बनने के लिए तैयार। अब देखिए, सीआईए के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। 10 साल की निगरानी हो चुकी थी, पर उनके पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था जिसे अदालत में पेश किया जा सके। अगर वो उसे ऐसे ही गिरफ्तार कर लेते तो वो आसानी से छूट जाती। इसलिए उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। तो सीआईए ने पैंथर नाम के एक अंडरकवर एजेंट को मैदान में उतारा। उसने एना से दोस्ती की, उसका भरोसा जीता और फिर उसे एक अमेरिकी ऑपरेशन के बारे में एक बहुत ही सावधानी से तैयार की गई झूठी जानकारी दी। जैसा सीआईए ने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। एना ने तुरंत ये जानकारी बाकी 9 स्लीपर एजेंट्स को भेज दी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सीआईए ने उस मैसेज में एक डिजिटल ट्रैकर लगा दिया था। बस इसी एक गलती से पूरा का पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया। और अब
हम आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। गिरफ्तारियां और उसके बाद हुई जासूसों की एक ऐसी अदला बदली जो कोल्ड वॉर के दिनों की याद दिलाती है। 27 जून 2010, 10 साल की लंबी निगरानी के बाद FBI और CIA ने एक साथ सभी 10 स्लीपर एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में उन्होंने ये मान भी लिया कि वो रूस की SVR के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जो इसके बाद हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। गिरफ्तारियों के सिर्फ 11 दिन के अंदर ये पूरा मामला सुलझ गया। इसका मतलब साफ था कि पर्दे के पीछे वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच बहुत हाई लेवल पर बातचीत चल रही थी। और फिर 8 जुलाई 2010 को वियना के हवाई अड्डे पर इतिहास की सबसे बड़ी जासूसों की अदला बदली में से एक हुई। रूस को अपने 10 स्लीपर एजेंट वापस मिल गए और बदले में अमेरिका को रूस की जेलों में बंद 4 पश्चिमी एजेंट मिले जिन्हें रूस ने अमेरिका के लिए जासूसी करने के इल्जाम में पकड़ा था। तो इस पूरी घटना ने दुनिया को 2 बहुत बड़े और बहुत साफ संदेश दिए। रूस ने ये दिखाया कि वो अपने एजेंट्स को कभी नहीं छोड़ता, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो। वहीं CIA ने ये साबित कर दिया कि वो अपनी ही जमीन पर एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन चला सकती है जिसकी भनक दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों को भी नहीं लगती। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस अदृश्य युद्ध में, भूतों के इस 10 साल लंबे खेल में असली विजेता कौन था? रूस, जिसने अपने लोगों को वापस पा लिया, या अमेरिका, जिसने एक पूरी पीढ़ी की जासूसी को नाकाम कर दिया और अपनी ताकत दिखाई? शायद इस खेल में जीत और हार की परिभाषा इतनी सीधी है ही नहीं।